जैव संचयन, इसको हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। सेकंड पढ़ेंगे जैव आवर्धन, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। ओके, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे पारितंत्र में विभिन्न पोषण चक्र, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का काफी फेवरेट भी है। अगर 2000 नहीं आया, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, वो थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान होगा, थोड़ी तकलीफ तो है। चलो अब बात करते हैं अभी तक हमने किया क्या। अभी तक हमने कल लास्ट की जो हमारी कल की हमारी क्लास थी, कल की क्लास में हमने बायोस्फीयर किया था बच्चा, जैव मंडल जिसको आप बोलते हो, जिसकी मैंने आपको एक खूबसूरत कहानी सुनाई थी, जैव मंडल की कहानी सुना दी थी कल मैंने आपको। उसके बाद कल हमने पारितंत्र की कार्य प्रणाली देख रहे थे हम, कैसे फंक्शन करता है। उसके तहत हमने कल बहुत सारे कंसेप्ट देखे। हमने कल पोषण स्तर को समझा, पोषण स्तर जिसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल के बारे में कल हमने बात की। दूसरा, कल उसके बाद हमने देखा था ट्रॉफिक लेवल किस तरह से संपन्न हो रहा है, और इसके लिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे। खाद्य श्रृंखला देखी हमने, खाद्य जाल देखा था, फूड चेन, फूड वेब का कंसेप्ट देखा था, और लास्ट में हमने विभिन्न प्रकार के पिरामिड देखे थे ना, पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड देखे थे। और इन पिरामिड के अंदर हमने 3 प्रकार के पिरामिड देखे थे। संख्या पिरामिड देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था बच्चा, बायोमास पिरामिड, और मैंने आपको ये भी बताया था हम शुष्क जैव भार का इस्तेमाल करते हैं। शुष्क जैव भार क्यों, उसका मैंने आपको कारण बता दिया था। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, और बाद में लास्ट में हमने देखा था ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। और फाइनली सबसे बेस्ट पिरामिड हमारा कौन सा था, एनर्जी पिरामिड। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। चलो चलो, ओके। सिलेबस समझ में नहीं आ रहा एनवायरमेंट का भी, तो 5वीं क्लास से क्या समझना है आपको, पूरी क्लास तो होने दो, 32 क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ा था IPC-E2B। रेगुलर रहो बच्चों क्लासेस में, तभी समझ में आएगा, है ना, रेगुलर रहो। तो अब एक बड़ा प्रश्न बच्चों ये उठता है, एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि सर एक चीज बताओ, जब कल आप बात बता रहे थे, कल हम बात कर रहे थे, देखो आपके दिमाग में कुछ प्रश्न पैरेलल चलते रहने चाहिए। जब हम ट्रॉफिक लेवल की कल बात कर रहे थे, हमने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की बात की। हमने बात की पोषण स्तर 1, हमने बात की पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 5, 4, जिसको हम बोलेंगे पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2। कल मैंने पोषण स्तर बड़े अच्छे से समझा दिया था, है ना, इसलिए मैंने बोला था मैं 50 बार यूज करूंगा इस शब्द का, इसलिए कल बड़ी तसल्ली से मैं आपको समझा के चला था इसको। पोषण स्तर 4, और यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल पोषण स्तर 5। हमने कल देखा कि किस तरीके से यहां से यहां तक ऊर्जा और पोषण का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा व पोषण कैसे पहुंचते हैं, पोषण का स्थानांतरण कैसे होता है, कल देखा था बच्चा। ये तो हमने अच्छी अच्छी वाली बात देख ली। अब एक और मुद्दा ये है कि सर हमारे इकोसिस्टम में तो बहुत सारे प्रदूषक भी है, हमारे इकोसिस्टम में क्या है, बहुत सारे प्रदूषक भी तो है, इसको आप आम भाषा में क्या बोलते हो, पॉल्यूटेंट बोलते हो आप। पॉल्यूटेंट भी तो है भैया, मरकरी है, DDT है, और भी बहुत सारे विषाक्त पदार्थ है, वो भी तो इकोसिस्टम में है। तो क्या इकोसिस्टम में ये प्रदूषक भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं क्या, कौन ये प्रदूषक, ये भी तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं भाई। मरकरी, अगर सपोज करो मरकरी पारा एक संदूषक है, एक प्रदूषक है, अगर वो यहां आ गया, प्रदूषक मतलब क्या होता है, पोल्यूटेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो नेचर की, पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करता है और जीवों के लिए हानिकारक होता है, उसको हम बोलते हैं प्रदूषक। ठीक है, हाँ प्रदूषक बता दिया मैंने बच्चा, प्रदूषक प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर या पारितंत्र के अंदर ऐसा कोई भी पदार्थ जो उसकी गुणवत्ता को खराब करता है और जीवों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हाँ। तो हमने कहा क्या ये प्रदूषक, अगर सपोज करो पारा एक प्रदूषक है जिसको आप बोलते हैं मरकरी। आपने सुना नहीं होगा, कई बार घर में थर्मामीटर होता है और वो ऐसे झटक झटक के करते हैं, उसके आगे मरकरी भरी होती है, मुंह में लगाते, टेम्परेचर लेते हैं, और वो कई बार हाथ से छूट जाता है, तो घर वाले डरा देते हैं, अरे भाई जहर है ये, है ना, इससे बच के रहो, इसको उठा के आराम से डिस्पोज ऑफ करो, ये शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, शरीर के अंदर चला जाएगा तो धमाल मचा देगा, आपकी लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो क्या हो गया, पारा एक प्रदूषक की तरह है। ऐसे बहुत सारे और प्रदूषक भी है बच्चा। हम खेतों में बहुत सारे कीटनाशक डाल रहे हैं, इसको लिए कीट पतंगों को मारने के लिए, लेकिन वो कीट पतंगों को तो मार देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पारा है, अगर पारा इकोसिस्टम में एंटर करता है तो क्या पारा भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, बताओ, यहां तक समझ में आई ये बात आपको। तो इसी से जुड़े हुए आज के जो हमारे टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है प्रदूषक और पोषण स्तर, कि कैसे आपके ट्रॉफिक लेवल के अंदर, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, ट्रॉफिक लेवल 1 पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4, पोषण स्तर 5। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो बच्चे रेगुलर और बड़े ईमानदारी से इस क्लास को रोजाना कर रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 में बच्चा कौन आता है, कौन आता है ट्रॉफिक लेवल 1 में, बताना मुझे, किन्हें शामिल किया जाता है, पोषण स्तर 1 में किसे शामिल किया जाता है,
बताओ जरा, देखते हैं आपकी ट्रॉफिक। ईमानदारी से बताना बच्चा। घास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें कौन आते हैं हमारे बच्चा? उत्पादक आते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा है ना। ईश्वर आपका भला करेगा, आप जरूर कामयाब होंगे। तो हम ये कहते हैं कि ट्रॉफिक लेवल में एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रदूषक चलते हैं। प्रदूषक भी क्या करते हैं बच्चा? प्रदूषक भी एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं। और इनको समझने के हमारे दो बेसिक कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं जैव संचयन, और दूसरा कंसेप्ट है हमारा जैव आवर्धन। ये दो वो हमारे कंसेप्ट है जो हमें पारितंत्र के अंदर ये समझने में मदद करते हैं कि किस तरीके से प्रदूषक भी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसको हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक तालाब है बच्चा, ये कोई तालाब है, ये कोई तालाब है बच्चा, तालाब है ये। इस तालाब में अंदर भी बहुत सारे जीव है बच्चा। इस तालाब के अंदर भी तो प्रोड्यूसर होंगे, होंगे इस तालाब के अंदर भैया। इस तालाब के अंदर छोटे पौधे होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे। इस तालाब के अंदर उत्पादक है, ठीक है। इन उत्पादकों के ऊपर डिपेंडेंट प्राइमरी कंज्यूमर है, इनके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, इसके ऊपर और थर्ड वाले कंज्यूमर होंगे। लेकिन इस तालाब के आजू बाजू में कोई किसान है और किसानों के बहुत सारे खेत है, किसानों के बहुत सारे खेत है बच्चा। ये आजू बाजू में किसान रहते हैं, उनके खेत है। ये कोई तालाब था, यहाँ पे किसानों के खेत है, ये किसान का खेत है। अब किसान अपने खेतों में खेती कर रहा है, लेकिन उसकी खेती पर, उसकी फसलों पर बहुत सारे कीट समय समय पर आकर आक्रमण कर देते हैं। कोई कीट पतंगे, कई बार टिड्डे आ गए, है ना, कई बार कोई बीमारी लग गई, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर किसान क्या करता है? अपने इन पेड़ पौधों पर क्या डालता है? कीटनाशक डालता है। कीटनाशक डाल रहे हो, समझ गए? कीटनाशक समझ रहे हो? छिड़काव करता है ना तरह तरह के कीटों को मारने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ? अचानक से वो कीटनाशक डाल रहा है, कुछ हवा में उड़ गए कीटनाशक, कुछ पेड़ पे चिपके हुए हैं, कुछ मिट्टी पे भी जब डालता है, छिड़कता है ना, तो क्या होता है? मिट्टी में भी आ जाते हैं। अब अचानक से बरसात आई, बरसात आई, बरसात से क्या हुआ? वो कुछ कीटनाशक घुलते घुलते वो कुछ कीटनाशक कहाँ आ गए बच्चा? इस तालाब में आ गए। इस तालाब में आ गए वो कीटनाशक। तालाब में आने के बाद वो जल में घुल गए, पानी में घुल गए, पानी में घुलनशील है। अब पेड़ पौधे जब खाना बना रहे हैं तो पेड़ पौधों को थोड़ी ना पता है, अरे पेड़ पौधों को थोड़ी ना पता है आज कोई कीटनाशक आ गया। कीटनाशक के रूप में मान के लिख लो, डीडीटी करके किसान अपने खेतों में डालते हैं। डीडीटी नाम से आता है, ये कीटनाशक है डीडीटी नाम से। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, काफी लंबा चौड़ा नाम है इसका। अब वो क्या हुआ? पानी में घुल गया। पानी में घुलने के बाद इस उत्पादक के अंदर चला गया। उत्पादक कौन है यहाँ पे? कोई जलीय पौधा है, जलीय पौधा है, ठीक है, जो खाने का उत्पादन कर रहा है। अब इस जलीय पौधे के अंदर है। अब इस जलीय पौधे को कौन खा रहा है? कोई कीट खा रहा है, कोई कीट खा रहा है। यहाँ जल के अंदर भी तो फूड चेन है ना बच्चा, उसको खाया इसने। अब वो रोजाना पौधा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो पर डे ये जब तक जिंदा रहेगा खाना खाएगा या नहीं? आप खुद बताओ। ये जिस दिन तक जिंदा रहेगा उस दिन तक खाना खाता रहेगा, और थोड़ा थोड़ा पेड़ को खाता रहेगा, जो भी पौधा खाएगा। तो इसके शरीर में धीरे धीरे पर डे धीरे 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 इसके अंदर वो जहर, वो प्रदूषक इकट्ठा होता जा रहा है। बताओ, बात समझ में आई? इसके अंदर, इस कीट के अंदर वो पर डे क्या होता जा रहा है? वो प्रदूषक पर डे थोड़ा थोड़ा खा रहा है। वो प्रदूषक जो यहां से आया, ये वाला पर डे उस कीट के अंदर जमा होता जा रहा है। तो जो पर डे उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, तो इकट्ठा हो रहा है पर डे किसी जीव के अंदर, दैट इज जैव संचयन। संचयन का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। उसके शरीर में वो धीरे 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 इकट्ठा होता जा रहा है। क्लियर? लेकिन हमने तो ये भी देखा था सर, हम तो ये भी जानते हैं कि ये उत्पादक है, उत्पादक के ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, इसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इसके ऊपर फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, इसके ऊपर मान लो इंसान बैठा है, इंसान भी है, मनुष्य, मनुष्य बैठा है यहाँ, ये सर्वाहारी के रूप में बैठा है, मनुष्य बैठा है यहाँ पे। अब बचाओ, सबसे पहले ये डीडीटी कहाँ आया? इस उत्पादक में आया। अब इसको पर डे कंज्यूम करते जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे कीट, और एक कीट के अंदर डेली डेली इकट्ठा होता जा रहा है ना। एक कीट का नाम था एक्स नाम का एक कीट था, यहाँ पे एक वाई नाम का भी कीट होगा, जेड नाम का भी कीट होगा, हर कीट के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है। अब इसके ऊपर जो द्वितीयक उपभोक्ता है, यहाँ पे कोई छोटी मछली है बच्चा, कोई छोटी मछली है। वो छोटी मछली क्या करेगी? एक कीट से काम चलेगा क्या? वो छोटी मछली अपना पेट भरने के लिए हो सकता है पर डे 500 कीट खा रही है, पर डे 500 कीट खाती जा रही है छोटी मछली। इसके ऊपर यहाँ बड़ी मछली है, बड़ी मछली है, बड़ी मछली पर डे ऐसी कम से कम 10 छोटी मछलियों को खाती है, 10 छोटी मछलियों को खाती है। तो आप देख रहे हो, बायो एक्यूमुलेशन में वो किसी एक जीव के अंदर था, ठीक है, एक कीट के अंदर। लेकिन फूड चेन के अंदर जब आप देखते हो कि ऊपर वाला उपभोक्ता नीचे वाले उपभोक्ता को काफी बड़ी संख्या में कंज्यूम करता है। तो अब आप मुझे बताओ, वो प्रदूषक जितनी मात्रा में इस एक्स में था, ध्यान से सुनना, हमने कहा ये डीडीटी किस में गया? एक्स में था। ये जो छोटी मछली खा रही है, इस छोटी मछली में उतना ही रहेगा जितना एक्स में था, या एक्स से ज्यादा होगा? कौन बच्चा बताएगा मुझे? कौन बच्चा बताएगा? छोटी मछली के अंदर जो ये प्रदूषक है, इसकी मात्रा कितनी होगी? जितनी इस एक्स में है, या इस एक्स से कई गुना ज्यादा? बोलो, कौन बच्चा मुझे बताएगा? क्यों? क्योंकि आप एक देखो ना, मछली तो ऐसे हजारों को खा रही है, सैकड़ों को खा रही है। भाई एक कीट के अंदर मान के चला, एक कीट के अंदर 1 ग्राम था, 1 माइक्रोग्राम था, 1 माइक्रोग्राम था। लेकिन मछली ने कितने खाए? मछली ने 500 कीट खाए, तो मछली के अंदर कितना चला गया? 500 माइक्रोग्राम चला गया। और ऐसी छोटी, बहुत सारी छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली ने ऐसी 10 खाई, तो इस बड़ी मछली के अंदर कितना चला गया? 500 का भी 10 गुना, 5000 माइक्रोग्राम चला गया।
और ऐसी कम से कम रोजाना 2 मछली खाता है इंसान, तो इंसान पर डे 2 मछली खा रहा है, तो आप देखो तो उसके अंदर कितना हो गया, इंसान के अंदर उससे भी ज्यादा हो गया। तो बायोमैग्निफिकेशन कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते हो, प्रदूषकों का संकेंद्रण बढ़ता चला जाता है जीव के अंदर। ठीक है, प्रदूषकों का संकेंद्रण बढ़ता चला जाता है। 10% वाला इस पे लागू नहीं होता, 10% वाला लागू नहीं होता, उसका मैं कारण बताऊंगा, कारण बताता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप कहते हैं ना शाकाहार खाना चाहिए या मांसाहार खाना चाहिए, शाकाहार और मांसाहार के पीछे की पूरी कहानी बता देता हूं। जो वेजिटेरियन लोग हैं, सपोज करो ये उत्पादक है, ये उत्पादक थे बच्चा, इसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता, इसके ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, इसके ऊपर तृतीयक है। और अगर हम देख रहे हैं जैसा कि आजू बाजू में हमारे पर्यावरण में बहुत सारे प्रदूषक आ गए, तो जो बंदा यहां डिपेंडेंट होगा, इसी पे सीधा डिपेंडेंट होगा, और एक बंदा यहां से अपना फूड ले रहा है, एक मनुष्य है, ये चिंकू है, ये चिंकू है, ये चिंकू क्या खाता है ना, मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है और फिश खा रहा है। और एक ये पिंटू, पिंटू क्या खा रहा है, वो साग सब्जी खा रहा है, वो भिंडी खा रहा है, वो तोरई खा रहा है। तो अगर आपके आजू बाजू के एनवायरमेंट के अंदर, परितंत्र के अंदर काफी सारे प्रदूषक है, तो अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तब आपको इस वाली डाइट पे निर्भर रहना चाहिए। ये इसका वैज्ञानिक और तार्किक एनालिसिस है। आपके स्वास्थ्य के लिए आपका इसको खाना, पिंटू क्या होगा बच्चा, पिंटू के स्वस्थ रहने के ज्यादा चांसेस है। ओके, और चिंकू के क्या है, बोलिए बताओ। तो प्रदूषित एनवायरमेंट में वेजिटेरियन होना हेल्दी चॉइस है, हेल्दी रहने का एक चॉइस है। बोलो, क्योंकि यहां क्या है, यहां कंसंट्रेशन कम है, इसके ऊपर चलते 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 कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बताओ। ओके, हाउ हाउ बता तो दिया बच्चा, बता तो दिया। अभी पिछली पूरी कहानी में क्या बताया, पिछली पूरी कहानी में क्या बताया, यहां कितना है, यहां यहां तो हो सकता है 1 माइक्रोग्राम ही है, 1 माइक्रोग्राम ही है वो डीडीटी, अल्प मात्रा में है। ओके, अल्प मात्रा में है। अब बायोमैग्निफिकेशन, अगर आपने ऐसी क्या खा ली, आपने खाना खाया आराम से, आपने 10 भिंडी की सब्जी खा ली, 10 भिंडी की सब्जी आपने पका पका के खाई है, तो आपके अंदर कितना गया, सपोज करो 10 माइक्रोग्राम गया। लेकिन अगर आप एक मछली खा रहे हो, सपोज करो अगर आपने एक मछली खाई, मछली के अंदर कितना था वो, 5000 माइक्रोग्राम। मैं तो कह रहा हूँ आप 50 भिंडी की भी सब्जी खा लोगे, तो भिंडी में कितना गया आपके अंदर, भिंडी से आपके अंदर गया 50 माइक्रोग्राम, और अगर आपने वो पूरी मछली पटक दी तो आपके अंदर चला गया 5000 माइक्रोग्राम, वही पोल्यूटेंट। ठीक है, बोलिए, नहीं चाहिए। तो ये हुआ हमारे दो कंसेप्ट। तो प्रदूषक के बारे में हमने बात की कि किसी भी पारितंत्र में प्रदूषक, विशेषकर कौन से, जो गैर निम्नीकरणीय है, नॉन डिग्रेडेबल। नॉन, दो तरह के प्रदूषक होते हैं बच्चा, प्रदूषक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निम्नीकरणीय, दूसरा होता है गैर निम्नीकरणीय। ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल, और एक होते हैं डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से जो टूट फूट जाए, कुछ समय बाद पर्यावरण के द्वारा उनको तोड़ फोड़ दिया जाए और वो हानिकारक ना रहे, उनको क्या बोलते हैं, निम्नीकरणीय है। और गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक कैसे होते हैं, जो कई सौ सालों तक या कई सौ दशकों तक वातावरण में बने रह सकते हैं। जैसे मैं कहूं प्लास्टिक, प्लास्टिक का एग्जांपल लो बच्चा, प्लास्टिक एक वेस्ट है। प्लास्टिक एक वेस्ट क्यों है बच्चा, बताओ। प्लास्टिक का आप छोड़ दो उसको, वो 10 साल में भी नहीं टूटेगी। नेचर के अंदर ऐसा कोई नेचुरली अवेलेबल ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है, ऐसा कोई कवक नहीं है जो इस प्लास्टिक को तोड़ दे, तो प्लास्टिक क्या होगी, नॉन डिग्रेडेबल है। आगे समझ में, यस। तो कहते हैं प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो नॉन डिग्रेडेबल है, वो भी कई पोषण स्तर से होकर गुजरते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डीडीटी की बात की, मैंने आपको पारे की बात की, वो ऐसे प्रदूषक है, एक बार आपके फूड चेन में आ गए तो एक लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलते चले जाते हैं। ओके, तो नॉन डिग्रेडेबल का मतलब जिनको आपका शरीर तोड़ नहीं सकता, आपकी शरीर के अंदर ऊपर वाले ने ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लगाया कि अगर एक बार आपके शरीर के अंदर चला गया प्लास्टिक, एक बार आपके शरीर के अंदर चला गया पारा, एक बार आपके शरीर के अंदर चला गया डीडीटी, तो शरीर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं, ऐसे कोई एंजाइम नहीं, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो ऊपर वाले ने सेट करके भेजा हो कि वो उस प्रदूषक को तोड़ दे, वो आपके शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे एक एग्जांपल हो गया क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको दे दिया पारा, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया डीडीटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो प्रदूषक भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, और इसको अगर हमें समझना है तो हमारे पास ये दो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। एक स्टोरी के साथ बताया, तालाब है, तालाब के बाजू में खेत है, खेत में किसान क्या कर रहा है। ये स्टोरी आपको इसलिए बताता हूं ताकि हमेशा आपको कंसेप्ट समझने में आसानी रहे। ठीक है, हाँ। तो बायो एक्यूमुलेशन मैंने क्या बोला, एक जीव के अंदर कितना उसके अंदर पर डे इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, और बायो मैग्निफिकेशन के अंदर कैसे आगे ट्रांसफर होता जा रहा है और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। दिस इज बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो ये बायो मैग्निफिकेशन वाले के बारे में दो चीजें और समझ लो बच्चा। बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन के लिए कुछ शर्तें हैं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, शर्तें हैं कि कब कोई प्रदूषक, है ना, कब किसी प्रदूषक का बायो मैग्निफिकेशन होगा। उसके कारण है बच्चा, पहली बात शर्तें क्या है, वो दीर्घजीवी हो, क्या हो, दीर्घजीवी हो।
लॉन्ग लिव्ड, या हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट हो, परसिस्टेंट, स्थायी हो। मतलब भाई सपोज करो ये हमारा ट्रॉफिक लेवल था, और ट्रॉफिक लेवल में हम क्या देख रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन ऐसे बढ़ रहा है, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। अब मैंने कहा कोई प्रदूषक ऐसा है जो 4-5 दिन में खुद ही टूट जाता है, तो अगर वो 4-5 दिन में खुद ही समाप्त हो रहा है तो ऊपर जाने के लिए उसको टाइम ही कहाँ है, टाइम ही नहीं है उसके पास। तो ऐसा हो जो जल्दी ना टूटे, कम से कम 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल रह सकता हो, तभी उसका बायोमैग्निफिकेशन होगा। समझ गए ना भाई? सपोज करो 7 दिन था, 7 दिन में बस वो यहां से यहां तक पहुंचा, इंसान यहां बैठा है, उसको यहां खानी है, तो वो तो यहां आते आते टूट गया, यहां आते आते समाप्त हो गया। अब ट्रॉफिक लेवल 3 में नहीं मिल रहा, 4 में नहीं मिल रहा, 5 में नहीं मिल रहा, तो काहे का बायोमैग्निफिकेशन? तो पहला उद्देश्य क्या है, बायोमैग्निफिकेशन के लिए उस प्रदूषक का दीर्घजीवी होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, गतिशीलता हो उसके अंदर, या सेकंड स्थानांतरित हो सकता हो, मोबिलिटी हो उसके अंदर। मोबिलिटी का मतलब क्या है, उसके अंदर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होने का उसके अंदर गुण हो। तीसरा, वो वसा में घुलनशील हो, वसा में घुलनशील हो। वसा में घुलनशील का मतलब क्या, देखो पानी में भी घुलनशील हो सकता है, पानी में घुलनशील होगा और वसा में घुलनशील होगा, तो दोनों से क्या फर्क होता है? अगर पानी में घुलनशील होगा तब इसका बायोमैग्निफिकेशन नहीं होगा, नहीं होगा इसका बायोमैग्निफिकेशन। क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात है, फैट समझ गए, हमारे शरीर की चर्बी, अरे हमारे शरीर में कहते हैं ना फैटी टिश्यू, यार फैट नहीं बढ़ रहा, थोड़ा कमजोर सा रह गया, शरीर में कैसे मसाला चढ़ाऊं? ठीक है, तो कहते हैं अगर पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील के साथ क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट है 60 से 70%, और हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है ना, और दिन में हम कई बार टॉयलेट भी जाते हैं। अगर वो पानी में घुलनशील होगा तो हमारी बॉडी तो कई तरीके से पानी को बाहर निकालती है, तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। तो हमारा जैसे ही हम कहाँ गए, टॉयलेट में गए, जैसे हम थोड़ा एक्सरसाइज किया, स्वेटिंग की, तो स्वेटिंग के साथ टॉयलेट के साथ बाहर निकल गया। लेकिन अगर क्या है, वसा में घुलनशील है, हमारे शरीर के फैट में जाके डिपॉजिट हो गया, अब वो बाहर निकल ही नहीं रहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, आपके शरीर के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। तो बायोमैग्निफिकेशन के लिए क्या है, उसका वसा में घुलनशील होना जरूरी है। चौथा क्या है, जैविक रूप से सक्रिय होना चाहिए, बायोलॉजिकली उसका एक्टिव होना जरूरी है। जैविक रूप से सक्रिय होने का मतलब क्या है, आम बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूं बच्चा, है ना। जैविक रूप से सक्रिय, मैंने कहा वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर गया, और शरीर के अंदर जाके अगर वो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा, हमारे दिल के साथ कोई दिक्कत नहीं कर रहा, दिल के साथ गाना गा रहा है, दिलबर 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 दिलबर, दिल भी कह रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ गया तो कोई बात है, क्या दिक्कत है? हमारे लीवर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, लीवर को कह रहा है यार तू मस्त है, बस मुझे तो ठिकाना चाहिए था, तुमने प्लीज धन्यवाद, आपने मुझे अपने शरीर में ठिकाना दे दिया, मैं आप में से किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। तो लीवर बोलेगा ठीक है पड़ा रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर वो शरीर में आने के बाद हमारे शरीर की एंजाइम की एक्टिविटी को, हमारे शरीर में हार्मोनल एक्टिविटी को, और हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन को सुबह शाम जाके उनके ऊपर हथौड़ा मारना शुरू कर दे, तब हम बोलेगा खतरनाक है ये तो। आगे ना, आगे समस्या वाली बात। बोलिए बच्चा। तो अगर जैविक रूप से सक्रिय है तो हमारे लिए क्या है, वो हानिकारक है, हानिकारक है, और हानिकारक है, और तभी बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट तभी है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सर जी आप कभी पाली आए हो? कहा? हाँ बच्चा, है ना, मैं पाली आया हूं, 2 दिन रुका भी हुआ हूं। समझ में आया बच्चा? थोड़ा सा ना स्टोरी टेलिंग, मजाकिया अंदाज में मुझे समझाने की बच्चा आदत है, ठीक है, ओके, मजाकिया अंदाज, यही चीजें समझनी है बच्चा। अब आप एक चीज बताओ, अब आप एक चीज बताओ, मैं बोलता बायोमैग्निफिकेशन के लिए 4 क्राइटेरिया है, दीर्घजीवी होना चाहिए, उसके अंदर गतिशीलता होनी चाहिए, वसा में घुलनशील होनी चाहिए, जैविक रूप से सक्रिय होनी चाहिए, और बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं। आपको मतलब ही नहीं पता दीर्घजीवी से क्या लेना देना था, मोबिलिटी से क्या लेना देना था, वसा में घुलनशील से क्या लेना था। अरे रटना क्यों है, जब हम समझ सकते हैं तो रटना क्यों, और समझ भी अगर हम प्यार से और हंसते हंसते समझ सकते हैं तो हमें हंसते हंसते ही समझना चाहिए। बायोमैग्निफिकेशन समझ गए, और बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या है, इकट्ठा होना, एक जीव के अंदर पर डे इकट्ठा होता जा रहा है, और मैग्निफिकेशन है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होता जा रहा है और उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। चलिए, तो ये दोनों कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए। तो हमने क्या देखा, जैव संचयन। अब किताबी भाषा में देख लो, जैव संचयन दर्शाता है कि किस प्रकार कोई प्रदूषण या प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर प्रवेश करता है, और खाद्य संचय जो एक्यूमुलेशन है, खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से जीवों में प्रदूषक कैसे पर डे उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। इस एल्गी के अंदर पर डे, या मैं कहूं इस इंसेक्ट के अंदर जो इस एल्गी को खा रहा है, पर डे इसमें से ये 5 पत्ते खाता है इसके, किसी भी पौधे के, तो पर डे इसके अंदर धीरे धीरे हर पत्ते में जितना प्रदूषण था उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो रहा है। मैग्निफिकेशन वाला क्या कर रहा है, ये कीड़े कम से कम, ये ऊपर वाले जो कीड़े ऐसे छोटे वाले कीड़ों को दिन में 50 को खाते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात, एक सिंगल इस कीड़े के अंदर जितना पोल्यूटेंट होगा, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर हर एक के अंदर उससे ज्यादा होगा। तो ये जैसे जैसे आगे प्रदूषक का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मात्रा बढ़ती जा रही है किसी एक जीव के अंदर, उसको हमने क्या बोला है, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो जैव संचयन हो गया, जैव आवर्धन बता दिया, दीर्घजीवी होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, वसा में घुलनशील होना चाहिए, और बायोलॉजिकली उसका एक्टिव होना जरूरी है। चलिए आगे समझ में कैसे, फिर से एक बार तरीका समझ लो। पानी के अंदर सपोज करो मरकरी है, पानी के अंदर पारा था 0.00003, इतना पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख अणुओं के अंदर इतना सा क्या था, जल के अंदर पारा आया था।
फिर इसके ऊपर जो छोटे जीव है जो इस पे निर्भर है उसके अंदर 0.04 आया इसके कंपैरिजन में ज्यादा। ऐसे बहुत सारे कीड़ों को पर डे कौन खा रही है? एक छोटी मछली खा रही है। सिंगल के अंदर कितना है? सिंगल के अंदर है 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन अगर ये ऐसी दिन में 100 कीड़ों को खा रही है ऐसे को, तो सीधी सी बात है एक सिंगल मछली के अंदर इसके कंपैरिजन में ज्यादा, क्योंकि ये एक के अंदर है और मछली ऐसे 100 को खा रही है। फिर ऐसी छोटी मछलियों को दिन में 10-15 छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती है। तो एक सिंगल मछली में इतना था और ये बड़ी मछली ऐसी कम से कम 10 खा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है इस बड़ी मछली में इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और ऐसी पर डे 6-7 मछलियों को ये बड़ा ऊपर कोई ईगल खा जाता है, तो ऑब्वियसली सी बात है एक मछली के अंदर ही इतना था, ये 10 को खा रहा है ऐसी को, इसके अंदर ज्यादा होगा। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि कोई खाद्य श्रृंखला है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन देखो बच्चा, यूपीएससी बोलता है कोई खाद्य श्रृंखला है, उसमें वो जीव दे देता है, उसमें बोलता है टिड्डा, घास, फिर लिखता है घास, टिड्डा, उसके बाद मेंढक और सर्प, और कहता है इन चारों जीवों में से है ना किस जीव के अंदर प्रदूषक की मात्रा सबसे ज्यादा होगी? प्रदूषक की सर्वाधिक मात्रा किस जीव में मिलेगी? किस जीव में मिलेगी? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा। वो बताओ आप मुझे, 4 जीव है, घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, आपको बताना है 1 2 3 4 इन चारों में से सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट किसमें मिलेगा? यही क्वेश्चन था बच्चा यूपीएससी का। पीडीएफ से नोट्स बनाने में 1 घंटा लगता है तो लगाओ, जिंदगी भर थोड़ी ना पढ़ना है फाउंडेशन कोर्स। आगे ना समझ में क्यों मिलता है? हमें पता है सर जी फूड चेन में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे घास है, घास के ऊपर कौन है? टिड्डा है, टिड्डे के ऊपर कौन होता है? मेंढक होता है, और मेंढक के ऊपर कौन होता है? सांप। जो सबसे ऊपर होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषक मिलेगा। तो सबसे ऊपर इन चारों में से कौन है? सांप। तो सांप के अंदर सर्वाधिक है। कंसेप्ट क्या है? जब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूपीएससी ने आपसे कौन सा कंसेप्ट पूछा बच्चा? बायो मैग्निफिकेशन पूछा है उसने आपसे, सीधा टॉपिक नहीं पूछा उसने, जैव आवर्धन पे क्वेश्चन पूछा है उसने। क्लियर हो गया सभी को? बताओ कोई समस्या? एप्लीकेशन पे आता है बच्चा यूपीएससी, याद रखना। आप सोचोगे कि यूपीएससी सीधा लिखेगा जैव आवर्धन क्या होता है बताओ, नहीं, वो आपको उसका एप्लीकेशन बताएगा और एप्लीकेशन देके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चाहे जैव संचयन हो और चाहे जैव आवर्धन हो, इसके एग्जाम्पल के साथ ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये काम हो गया। फिर नेक्स्ट आया हमारा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल। लगातार 3-4 साल अलग अलग मतलब इसी के अंदर अलग अलग साइकिल पे क्वेश्चन पूछे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। एक प्यारी सी स्टोरी सुन लो इसके बारे में, प्यारी सी स्टोरी है। प्यारी सी स्टोरी है, एक जंगल, एक बड़ा शानदार खूबसूरत जंगल, ठीक है। उस खूबसूरत जंगल का हीरो है मिट्टी। मिट्टी समझ गए? मिट्टी। खूबसूरत जंगल का हीरो कौन है? मिट्टी। क्योंकि मिट्टी सबको क्या दे रही थी? हीरो है। सब मिट्टी पे ही तो रह रहे हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हिरण हो, चाहे मेंढक हो, सब चाहे शेर हो, सब उस मिट्टी पे है। खूबसूरत जंगल का हीरो है मिट्टी। अब मिट्टी में कुछ पेड़ पौधे भी है। वो पेड़ पौधे क्या कहते हैं कि उस मिट्टी से बहुत सारा पोषण लेते हैं। मिट्टी के अंदर क्या है? मिट्टी के अंदर कैल्शियम है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, मिट्टी के अंदर सल्फर है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है। अब वो पेड़ पौधे उस मिट्टी के अंदर उगते हैं। वो पेड़ पौधे क्या कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं, बड़े होने के लिए हम क्या करते हैं? सूरज के प्रकाश से ऊष्मा लेते हैं, मिट्टी से पोषण लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम अपना खाना बना लेते हैं। तो मिट्टी ने उन पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए क्या दिया? पोषण दिया। या उस घास को बढ़ने के लिए मिट्टी ने क्या दिया? पोषण दिया। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जमींदार मिट्टी है। अब उस घास को या उस पेड़ पौधे को किसने खा लिया? आके किसी टिड्डे ने खा लिया। तो उस घास से किसमें चला गया? टिड्डे। तो पोषण किसका था? वो दिया किसने था पेड़ पौधों को? वो मैग्नीशियम, वो कैल्शियम, वो सल्फर पेड़ कहां से लेके आए थे? मिट्टी से लेके आए थे, ठीक है। या वो घास कहां से लेके आई थी? मिट्टी से लेके आई थी। घास से वो कैल्शियम मैग्नीशियम किसमें चला गया? टिड्डे में चला गया। ओके, अब मिट्टी देखती जा रही है मेरा मेरा कैल्शियम, मेरा फास्फोरस, देखो ये घास कैसे बड़ी हो रही है और मुझे जरा भी क्रेडिट नहीं देती है। चलो कोई बात नहीं, मिट्टी कह रही चलो मेरे पास बहुत खजाना, मैं दे दूंगी, तुम सब जियो आराम से। तो उस टिड्डे के पास गया। अब टिड्डा मेंढक इंतजार में था, कब टिड्डा आया और इस टिड्डे को खाऊं। टिड्डे से वो सब किसमें चला गया? मेंढक में चला गया। मेंढक को किसने खाया? मेंढक को किसी दूसरे जीव ने खा लिया, है ना, सांप ने खा लिया, ठीक है। सांप को किसी और दूसरे, सपोज करो एक और जीव था, ने खा लिया। तो फाइनली सांप को गिद्ध ने खा लिया, ठीक है। अब गिद्ध किसी ना किसी दिन तो मरेगा ना बच्चा। अब मिट्टी देख रही है कि मेरा कैल्शियम, मेरा फास्फोरस, मेरा नाइट्रोजन पहले इस घास में गया, घास से टिड्डे में गया, टिड्डे से किसमें? मेंढक में, मेंढक से गया सांप में, सांप से गया किसमें? गिद्ध में। अब मिट्टी कह रही यार बहुत दिन हो गए, तुमने मेरा कैल्शियम, मेरा पोटेशियम, मेरा फास्फोरस मुझसे लिया था, वापस नहीं दिया। टिड्डे से बोला भाई क्या है, मैं क्या करूं, मुझे तो कौन खा गया? मुझे तो मेंढक खा गया, मेंढक से ले। मेंढक बोलेगा मुझे क्यों देख रहे हो, मुझे तो सांप खाता है, सांप से लो अपना हिसाब किताब। सांप को खा गया गिद्ध। अब गिद्ध बोला, मिट्टी बोली भाई कब दे रहा है? कह रहा अभी रुको, जब तक जिंदा हूं कैसे दे दूं, जब मर जाऊंगा दे दूंगा, कहीं जा नहीं रहा मैं। तो जिस दिन वो गिद्ध मरेगा बच्चा, जिस दिन वो गिद्ध मरेगा, मरने के साथ उस गिद्ध के अंदर जितना कैल्शियम था हड्डियों में, उसकी हड्डियों में कैल्शियम था, उसके शरीर में जितना मैग्नीशियम था, जितना सल्फर था, जितना नाइट्रोजन था, वो सारा मिट्टी को देके चला जाएगा। बोलेगा ले मिट्टी, मैंने तेरा सामान तुझे वापस दे दिया। सेम काम जब मेंढक मरेगा, मेंढक भी, कुछ मेंढक तो नेचुरली भी मर जाएंगे, हो सकता है किसी सांप से बच जाए, वो मर जाएंगे तो वहीं देके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये नेचर के अंदर क्या होता है कि इसी तरीके से बहुत सारे क्या बच्चा पोषण ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और वापस से मिट्टी को आके मिल जाते हैं। तो मिट्टी को वापस मिल जाते हैं, मिट्टी वापस से क्या हो जाती है? खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, आया ही सही, 10 साल बाद, 50 साल बाद आ तो गया। इस पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं पोषण चक्र। याद आया? याद रहेगा आपको? बोलिए बच्चों, क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा कि पोषण चक्र क्या है? पोषण चक्र क्या है? बहुत सारे पोषण इस पूरे पारितंत्र में कैसे घूम घूम के जा रहे हैं एक जीव से दूसरे जीव में, और वापस से कैसे प्रकृति को मिल जा रहे हैं।
अब जब ये काम होता है, इस काम के पीछे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर काम करते हैं। इस पूरे पोषण चक्र में बहुत सारी भौतिक प्रक्रियाएं काम कर रही है, बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं काम कर रही है और बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं काम कर रही है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, पोषण चक्र को हमने क्या बोला, जैव भू रासायनिक चक्र। मतलब बहुत सारी जैविक क्रियाएं काम करती है जीवों के अंदर, है ना, मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है, वही भौतिक क्रियाएं काम करती है, अपक्षय अपर्दन ऐसे बहुत सारे काम करेंगे फैक्टर्स, और बहुत सारे केमिकल रासायनिक प्रक्रियाएं काम करती है। दैट्स वाई हमने न्यूट्रिशन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज्योग्राफी के अंदर जो अपक्षय और अपर्दन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, अपक्षय अपर्दन पढ़ा होगा ना, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, थोड़ा सा बायोलॉजी में आपने बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ा होगा। जैसे 2-3 दिन से मैं लगातार आपको मेटाबॉलिज्म करता जा रहा हूं, क्या एक जैविक क्रिया है बच्चा, ठीक है। तो इन जैव भू रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पारितंत्र के अंदर क्या होता है बच्चा, पारितंत्र के अंदर पोषण चक्रों का, है ना, या पोषण या पोषकों का स्थानांतरण होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है, तथा जीव अपनी पोषण जरूरतों को पूरा करते हैं। बताओ, अब जीव है, कौन करते हैं, जीव अपनी पोषण जरूरतों को पूरा करते हैं। इसका मतलब जब जीव की बात आ गई, जीव कहां मिलता है, जीव मंडल में मिलता है। और जीव मंडल क्या था, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वो हिस्सा। यह है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वो हिस्सा। स्थलमंडल समझ गए ना, जहां पे जमीन है, जलमंडल जहां पे जल है, वायुमंडल ये पूरा वायुमंडल हमारा, इसका वो हिस्सा जहां पे जीवन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। इतना हमने पता है। तो ये जो हमारा ये पोषण चक्र चल रही है, यानी कि जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है, ये किसमें संपन्न हो रहे हैं, जैव मंडल के अंदर संपन्न हो रहे हैं। तो कुछ चक्र थल मंडल में संपन्न हो रहे हैं, कुछ चक्र जल मंडल में संपन्न हो रहे हैं और कुछ चक्र वायुमंडल में संपन्न हो रहे हैं। बताइए, बताओ मुझे। तो यानी कि इस जैव भू रासायनिक चक्र के संपादन में हमारा वायुमंडल, हमारा जलमंडल और हमारा स्थल मंडल भूमिका निभा रहा है। क्लियर है। इसका मतलब ये जितने भी पोषण चक्र होंगे, ये पोषण जो घूम घूम के आ रहे हैं, जितने भी ये पोषण चक्र है, अगर मैं ये कहूं ये पोषण चक्र, इसमें या तो वायुमंडल भूमिका निभा रहा है, इस पोषण चक्र में जलमंडल भूमिका निभा रहा है, और इस पोषण चक्र में स्थल मंडल भूमिका निभा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो जो जिस चक्र में वायुमंडल और जलमंडल ज्यादा भूमिका निभाते हैं, उन चक्रों को हमने नाम दिया गैसीय चक्र। गैसीय चक्र क्यों, क्योंकि वायुमंडल बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और वो चक्र जिसमें स्थल मंडल भूमिका निभाता है उसको हम बोलते हैं अवसादी चक्र, अवसादी पोषण चक्र, गैसीय साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। बताओ, समझ में आ गया। बोलो, एटमॉस्फेयर में कैसे, हम बताएंगे ना बच्चा, आपको बताएगा भी, अभी बताएगा, सब बताएगा, सब हिसाब किताब बराबर करेंगे। एटमॉस्फेयर कैसे, हाँ, ये इस तरह के प्रश्न दिमाग में पैदा होने चाहिए, तभी तो क्लास का पढ़ने का आनंद आएगा। अब जब मैंने बोला था जंगल में मिट्टी के अंदर वो पेड़ उग रहा था, जंगल में मिट्टी के अंदर पेड़ उग रहा था, वो क्या कह रहा था, मैंने सनलाइट से हीट ले ली, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो वायुमंडल से क्या लिया था उसने, CO2। तो वायुमंडल का रोल नहीं था बच्चा। अब जब उस पेड़ पौधे को वर्षा चाहिए, वर्षा कहां से प्राप्त हो रही है, रेन, वायुमंडल से ही तो मिल रही है उसको। आई बात है समझ में। तो वायुमंडल ऐसे रोल प्ले कर रहा है। जलमंडल कैसे, अगर बरसात का जल नहीं होगा तो क्या करेगा, भूमिगत जल से पानी ले लेगा। पेड़ क्या करेगा, भूमिगत जल, जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर जो पानी है उसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। और उसको जो फास्फोरस मिला, जो मैग्नीशियम मिला, एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन वायुमंडल में क्या था, सबसे बड़ी मात्रा में है नाइट्रोजन 78% के आसपास, उसके बाद ऑक्सीजन है 20.9%, उसके बाद आर्गन है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड थी 0.00 समथिंग करके। तो कहीं भी आपने मैग्नीशियम देखा था एटमॉस्फेयर में, आपने एटमॉस्फेयर में कहीं कैल्शियम देखा, बोलो, आपने एटमॉस्फेयर में कहीं फास्फोरस देखा, तो इसका मतलब वो कहां से मिला, जमीन से मिला, अवसादों से मिला, चट्टानों से मिला। बताओ, अभी समझ में आया नहीं। तो पोषण चक्रों में अलग अलग मंडल रोल प्ले कर रहे हैं। बताओ, बताइए बच्चा। संबंध में हमें एक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, वो होता है प्रतिस्थापन दर, पोषकों का प्रतिस्थापन दर। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बच्चा रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं हम। क्या होती है ये रिप्लेसमेंट रेट, किसकी, पोषक की, किसकी है ये प्रतिस्थापन दर, पोषकों की। इसको आप न्यूट्रिएंट बोलते हो, न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेसमेंट रेट होती है। जैसे मैं दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, रिप्लेसमेंट रेट को दो एग्जांपल से समझते हैं। ये जल है, दिस इज वाटर, वाटर है तो वाटर जैसी फीलिंग दिला दूं आपको, आज ब्लू है पानी 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 पानी, है ना, ये सारा पानी क्या है, ब्लू है, ठीक है। उसके साथ साथ ये स्थल है, ये स्थल है ना, यहाँ पेड़ पौधे है बच्चा, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहीं थोड़ी दूर आपका कोई माउंटेन भी दिख रहा है आपको, दिस इज माउंटेन,
अब मैं कहूं सूरज भी है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ठीक है। अब समझो इसको, तब समझ में आएगा बच्चा, टेंशन मत लो। सनलाइट आई, सनलाइट आई, पानी क्या होगा, भाप बनेगा, भाप, अरे पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गया, और हवाएं इन बादलों को स्थलीय क्षेत्र की ओर लेके जाएगी, लेके गई। ये बादल यहां आके क्या हुए, इन बादलों ने यहां आके बारिश की बूंदों के रूप में बरसना शुरू कर दिया, बादलों ने बरसना शुरू कर दिया बच्चा। कुछ यहाँ पे ऊंचे क्षेत्रों में पहुंच गए बादल, तो यहाँ पे बर्फ के रूप में जमा हो गया, आइस बन गई, दिस इज आइस। कुछ पहाड़ों पे बरसात की बूंदों के रूप में गया, ये कुछ जल, अब ये जल आया बहता हुआ जल आ रहा है बच्चा। ये बहता हुआ जल कुछ तो ऐसे जल के वापस से समुद्र में चला गया, नदियों से होता हुआ, कुछ जल जमीन के अंदर चला गया, और हो सकता है जमीन के अंदर जाके वापस से कहीं बाहर निकला। तो ये क्या हुआ बच्चा, पानी था, भाप बन के उठा, बादल बने, यहां जाके बरसात हुई, फिर यहां बहता हुआ, फिर वापस आ गया। क्या एक साइकिल पूरा नहीं हुआ, ये क्या ये चक्र पूरा नहीं हुआ? बोलो, बताइए, बोलिए बच्चों, समझ में आया? तो एक चक्र संपन्न हो गया। अच्छा, ये चक्र आपको क्या लगता है, हर साल आप देखते हो ऐसे ही, हर साल मानसून सीजन में भी देख रहे हो, या साल भर में ऐसे चक्र क्या होते हैं आपको साल डेढ़ साल में पूरे होते हुए दिख जाते हैं। तो इस चक्र में देखो, एक चक्र तो ये था, चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक दूसरा चक्र और लेता हूं मैं, एक और चक्र की ओर बात करते हैं, ये धरातल है। इस धरातल के अंदर जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी जिन चट्टानों से बनी हुई है, ये क्या है बच्चा, ये आपका स्थल है, स्थल मंडल है, और स्थल मंडल पे आपकी कोई मिट्टी है। इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम इसमें फास्फोरस है फास्फोरस। अब इस मिट्टी के अंदर स्टोर पड़ा है, ये तो इस मिट्टी के अंदर, इस स्थल मंडल के अंदर, या आप इसको चट्टान समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसके अंदर ये स्टोर है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, अपक्षय अपर्दन की क्रिया होगी, अपक्षय की क्रिया होगी, अपक्षय की क्रिया, अपक्षय की क्रिया में क्या होता है, चट्टाने अपने ही स्थान पे टूटना फूटना शुरू करती है, ठीक है। और ये ऊपर एक लेयर थी, सपोज करो लेयर है, चट्टान के ऊपर ये मिट्टी की लेयर है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, लेयर 3 है, अभी तो नीचे दबा पड़ा है, ये पूरा मैग्नीशियम कैल्शियम फास्फोरस यहाँ अंदर ट्रैप्ड है। जब तक ये ऊपर वाली लेयर नहीं हटेगी, ये ऊपर वाली लेयर हटेगी जल के द्वारा, पवन के द्वारा, ये नीचे वाली लेयर बाहर आएगी, फिर इस नीचे वाली लेयर पे फिर भौतिक और रासायनिक रिएक्शंस काम करेगी, और ये धीरे धीरे कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम जो इस चट्टानों में है, इस चट्टानों में क्या है, ये उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा शुरू। अब आप एक चीज बताओ, इस पूरे काम को होने में कितना टाइम लगेगा, कंपैरिजन कर रहा हूं, जितना टाइम यहां लगा था, यहां जितना टाइम लग रहा है, ये है एक जल चक्र, ये क्या है, जल चक्र, और ये है हमारा अवसादी चक्र, अवसादी चक्र। अब आप मुझे बताओ टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, टाइम किसमें अधिक लगा? आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, अपक्षय अपर्दन पढ़ा होगा, किसमें अधिक लगेगा, किसमें अधिक लगेगा, जल चक्र में ज्यादा टाइम लग रहा है, या आपका अवसादी चक्र में, किसमें ज्यादा टाइम लगा? प्रतिस्थापन क्या है, चीजें तेजी से हो रही है, और अवसादी चक्र के अंदर, इस अवसादी चक्र के अंदर प्रतिस्थापन धीमा है। हजारों लाखों साल में से वो यहां से बाहर निकला निकला, फिर पड़ा रहा, फिर जीवों के अंदर सपोज करो कोई पेड़ पौधा ग्रो किया, तो ये पेड़ था 500 साल तक जीवित रहा, तो पेड़ के अंदर फिर ये स्टोर पड़ा है, तो कहाँ, कई सौ सालों तक है। चट्टानों के अंदर हजारों सालों से पड़ा था, अब उपलब्ध हुआ, फिर पेड़ के अंदर जाएगा, फिर जीवों के अंदर जाएगा, और घूमते घूमते जीव भी पता नहीं कितने साल तक जिएंगे। हाथी है 300 साल, हाथी कह रहा हूँ, कछुआ है 300 साल जी रहा है, हाथी है 60-70 साल जी रहा है। तो यानी कि, और जबकि जल क्या था, ये तो तेजी से संपन्न हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा प्रतिस्थापन दर के आधार पर हमारे पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं, ऐसे पोषण चक्र जो जल्दी हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, जल चक्र, तेजी से संपन्न हो गया, और ऐसा पोषण चक्र जो ज्यादा स्लो है, ज्यादा टाइम लेता है, उसको हमने बोला धीमा, उसकी है प्रतिस्थापन दर धीमी। तो इसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमने दो नाम दिए, जिनकी प्रतिस्थापन दर तीव्र होती है, उनको हमने बोला वो चक्र क्या होते हैं, पूर्ण चक्र का नाम दिया हमने उनको, कंप्लीट साइकिल, उनको हम क्या बोले, कंप्लीट साइकिल। और जिनको होने में ज्यादा टाइम लगता है, इजिली नहीं हो रहे, उनको इनकम्प्लीट बोला, इनकम्प्लीट साइकिल, अपूर्ण चक्र। बताओ बच्चा, अपूर्ण चक्र बोला हमने, याद रह गए? बताइए। अवसादी चक्र को हम सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं बच्चा, बताया तो था अभी। बोलो बोलो बच्चों, लास्ट में समताप रेखा वाला समझा देना बच्चा, ज्योग्राफी है प्लीज, है ना, ये एनवायरमेंट की क्लास है। यू वॉन्ट बिलीव, ये समताप रेखा वाला क्वेश्चन ना मैंने 2023 और 2024, और वो समताप रेखाएं ज्योग्राफी में जब मैंने पढ़ाई थी 2023 और 24 में, और इनफैक्ट 25 वाले पीटी से भी पहले, कि समताप रेखाएं स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर अलग अलग सीजन में कैसे बैंड होती है, और उसके पीछे का पूरा साइंस क्या है। जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर क्यों पढ़ा रहे हो, इतना टफ टॉपिक है। मैंने कहा आपको पता है यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछने वाली है, मैंने कहा अगर सपोज करो यूपीएससी ने पूछ ही लिया फिर क्या कर लोगे, और वो 24 के पीटी में भी आया,
23 में पढ़ाया था, 23 में नहीं आया, मैंने 24 में भी पढ़ाया, तो 24 के प्रीलिम्स में भी आया, मैंने 2025 के प्रीलिम्स से पहले पढ़ाया, वो 2025 के प्रीलिम्स से पहले भी आया। तो बच्चे बोले अरे सर आपका कोई यूपीएससी से कनेक्शन है क्या? मैं कनेक्शन नहीं है, मुझे समझ में आता है अभी यूपीएससी किन लोगों से पेपर बनवा रही है, ये मैंने पकड़ लिया है। वो स्कॉलर कौन है जो ज्योग्राफी का पेपर बना रहे हैं, वो स्कॉलर कौन है जो एनवायरमेंट का पेपर बना रहे हैं, मुझे समझ में आ गया वो कौन सी यूनिवर्सिटी वाले बंदे बना रहे हैं। ठीक है, और वो बना रहे हैं तो अब वो किस माइंडसेट से क्वेश्चन बनवा रहा है यूपीएससी, या वो किस माइंडसेट से यूपीएससी को बना, लेकिन उसके पीछे समझाने का कोई बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये वाली स्लाइड देख लिया आपने, यहां पे मैं क्या बता रहा था, प्रतिस्थापन दर के आधार पे पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला चक्र क्या है, पूर्ण चक्र, और दूसरा चक्र कौन सा है, अपूर्ण चक्र। तो पूर्ण चक्र सामान्यतः कौन से है, जो गैसीय रूप से संपन्न हो रहे हैं। अपूर्ण चक्र कौन से है, जो अवसादी रूप से संपन्न हो रहे हैं। गैसीय रूप से जैसे जल, जल का गैसीय रूप क्या है, जलवाष्प, तो जल चक्र गैसीय चक्र का पार्ट है बच्चा। पानी था ना, पानी भाप बना, बना, बादल बरसात करे समुद्र के ऊपर, उधर स्थल पे गया, वहां भी बरसात करा, वापस आया, फिर भाप बन गया, फिर चला गया, घूमेगा तो कहां, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में। भाई चक्र, मैंने क्या बोला, ये चक्र का कंसेप्ट आया कहां पे, जैव मंडल के अंदर, और जैव मंडल के अंदर तो तीनों मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। और जिसमें स्थल मंडल में पोषण प्राप्त हो रहे हैं, जिस चक्र में पोषण कहां से प्राप्त हो रहे हैं, स्थल, उसकी चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं, उसको हमने बोला अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। और जिस चक्र के अंदर हमें जो भी पोषण है या जरूरत है, अगर वायुमंडल के द्वारा और जलमंडल के द्वारा पूर्ण हो रही है, उनको हमने बोला गैसीय चक्र। ये पूरा कंसेप्ट, और इसके पीछे बहुत सारी जैविक क्रियाएं, बहुत सारी भौतिक क्रियाएं और बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं काम करती है, इसीलिए हम इन्हें जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को और ऐसा लगता है जैसे ये कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर मुझे लगता है कि हम आसान स्टेप बाय स्टेप इसकी परतें खोलेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये टीम इंडिया में बेस्ट टीम है बच्चा, आप देखो ना, यहां से भी नहीं आएगा तो फिर कहां से आएगा। ठीक है, तो ये जैव भू रासायनिक चक्र का हमने पूरा कंसेप्ट समझा दिया। पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, वो मिट्टी वाली कहानी बताई थी, मिट्टी से ले लिया मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यही लिखा है, पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि बार बार घूम घूम के आएंगे। आपको पता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये जो आपकी हड्डी है ना, कैल्शियम, इस हड्डी के अंदर कैल्शियम है, जो आपको क्या लग रहा है ये आपका है, हो सकता है ये आपसे पहले सेम कैल्शियम जो आज आपकी बॉडी के अंदर हो, सेम कैल्शियम किसी शेर के शरीर में हो, वो घूमता घूमता वो कैल्शियम आपकी बॉडी में आ गया, अभी आप अपने आप को शेर जैसा फील करते हैं। आपके अंदर जो कैल्शियम है, हो सकता है कल किसी मछली के अंदर होगा वो। ठीक है, आज हम जो सांस ले रहे हैं, सपोज करो मैं इनहेल कर रहा हूं, तो आजू बाजू में तो 500 जीव रह रहे हैं ना, चिड़िया भी है, ट्रॉ भी है, कबूतर भी है, कुत्ता भी है, भैंस भी है, गाय भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, सभी तो क्या कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, और एयर चली रही है। तो जो आज मैंने सांस ली, हो सकता है सांस के कुछ एयर के जो मॉलिक्यूल आज जो मैंने अंदर लिए, 3 दिन पहले वही एयर मॉलिक्यूल किसी गाय के अंदर थे, एटमॉस्फेयर उसको फिल्टर कर देता है फिर। और हो सकता है आज जो मैंने गहरी सांस ली, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध, कितनी उम्र होगी जब भी थे, गौतम बुद्ध ने भी सेम सांस अपने अंदर ली हो। हमारे पूर्वज के अंदर से जो आज हम ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो सकता है आज से 100 साल पहले मेरे किसी दादा परदादा ने अपने अंदर लिए हो। तो यहाँ इस नेचर में कुछ भी पोषक तत्व समाप्त नहीं होते, वो घूमते रहते हैं, बच्चा घूमते रहते हैं, या उनका रूप चेंज हो जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना जो लेके आया था सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। और हम क्या बोलते हैं, आपने शास्त्र भी पढ़े होंगे, घर वालों ने कभी बताया भी होगा, ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जब हम जाते हैं तो वापस उन पंच तत्वों को, प्रकृति को वापस देके चले जाते हैं। तो अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी में इसको देखें तो यही है जैव भू रसायन चक्र। मिलियन परमाणुओं को अपने अंदर इनहेल करते हैं, श्वसन करते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा और अन्य जीवों के द्वारा ली गई सांसें हो सकती है। और इकोसिस्टम के अंदर जब ये बार बार घूमते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोषण चक्र। ठीक है, तो पोषण चक्र हमने बताया दो तरह के होते हैं, एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है। कुछ में जलमंडल वायुमंडल रोल प्ले करता है, उसको हमने गैसीय चक्र बोला। और जिसमें आपका स्थल मंडल, पृथ्वी की भूपरपटी, पृथ्वी की क्रस्ट काम, उसमें मेन जो स्टोर हाउस है, स्टोर मतलब कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, स्टोर क्या है भाई, मैंने कहा समझो बच्चा, इसको वापस से समझो। आप इसको ऐसे देखो, स्टोरेज कहां पे है, स्टोरेज मतलब भंडार कहां पे है। मैं कहूं कैल्शियम का भंडार कहां है, कैल्शियम का भंडार बताओ, कैल्शियम क्या आपके एटमॉस्फेयर में मिलती है, नहीं, तो कैल्शियम का भंडार क्या है, अर्थ की क्रस्ट है। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भंडार क्या है, नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में मिल रही है, नाइट्रोजन का भंडार क्या है, आपकी एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर से ही घूमेगी, अब जिसके पास भी जाएगी, है वायुमंडल में, लेकिन अगर वो मेरे शरीर में है तो वायुमंडल से आई है, और उसके आने का तरीका क्या है वो हमें समझना होगा। अगर मेरे शरीर के अंदर फॉस्फोरस आया, मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम आया, तो है क्या, कहां से आया, वो क्रस्ट से आया है। नाइट्रोजन आई है तो जिस भी रूप में आई होगी एटमॉस्फेयर से आई है। तो वो चक्र का भंडार ग्रह क्या है, भंडार घर क्या है, उसके आधार पे, भंडार ग्रह के आधार पे या तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैसीय चक्र, या हम उसको बोलेंगे अवसादी चक्र। बताओ फिर से, समझ गए ना? मैं 2-3 बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे किसी भी तरह का। चले, तो वापस से बार बार रिसाइकिल होते रहेंगे, स्थल मंडल से जलमंडल, जलमंडल से वायुमंडल, और ऐसे घूम घाम के आते रहेंगे। अब सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट चक्र है, इंपॉर्टेंट चक्र हमने बात कर लिए, दो तरह के हैं, गैसीय चक्र है, अवसादी चक्र है, ये सब आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। गैसीय चक्र में भंडारण कौन है, वायुमंडल, जलमंडल। अवसादी चक्र में भंडार ग्रह क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट होती है, ये हम जान चुके हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट चक्र है, अगर हम कुछ चक्र जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चक्र पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमें कौन कौन से चक्र पढ़ने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से चक्र पढ़ने हैं, कौन से बच्चा पोषण चक्र है ये। हमें पहले पढ़ना है जल चक्र, हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र, हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र,
हम पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र और हम पढ़ेंगे बच्चों सल्फर चक्र। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पांचों चक्र हमें पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 चक्र पढ़ने, जिसमें पहला चक्र आ गया हमारा जल चक्र। तो जल चक्र मैंने आपको जल चक्र की पूरी कहानी समझाई थी कि ये जल है, ये आपका जलीय निकाय है, जहां पे भी जल क्षेत्र है, इस जल क्षेत्र पे सनलाइट आएगी, सनलाइट से ये क्या होगा, हीट होगा, इसके बाद इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होकर एटमॉस्फेयर में जाएगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, बादलों का, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लाउड बनना शुरू हो गए, ठीक है। और ये क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड तो यहीं बरस जाएंगे, समुद्र के ऊपर भी बरस जाते हैं बच्चा, बहुत सारे क्लाउड यहाँ स्थल पे जाएंगे, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पे अगर बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र में पहुंच गए तो वहां पे स्नोफॉल के रूप में गिरेगा, स्नोफॉल होगा, बर्फ जम जाएगी। और कुछ कहाँ होंगे, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो मैदानी क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र में होंगे, मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र में ये वर्षा होगी, वर्षा होगी। और वर्षा का जल क्या होगा, नदियों से बहता हुआ जाएगा, किसी झील में जमा हो जाएगा, कुछ जल आपका भूमिगत जल के रूप में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से वर्षा के रूप में आएगा, फाइनली घूमते घूमते नदियां भी अल्टीमेटली समुद्र में चली जाती है। तो इस प्रकार से आपका पूरा चक्र कैसे संपन्न हुआ, यहां से यहां, यहां और यहां, इस पूरे चक्र को हमने क्या नाम दिया, जल चक्र। कोई समस्या किसी को? बेटा चक्र तो कम से कम 15-20 चक्र है ना, चक्र तो 15-20 चक्र है। ऑक्सीजन साइकिल तो बहुत सिंपल है। आप एक चीज बताओ, ये जल चक्र कोई टफ थोड़ी ना है। वो जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आपने वो पूरा बादलों का बनना, फिर बरसात और वो सब कुछ जो पढ़ा है, भूमिगत जल, सतही जल, ये सब वही है, ये जल चक्र है। बस यहाँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमने इसको जल चक्र का नाम दे दिया। ऑक्सीजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, चलो ऑक्सीजन साइकिल, एक बच्चे ने बोला सर ऑक्सीजन साइकिल नहीं है, है। सनलाइट आई, पेड़ पौधे ने क्या किया, मिट्टी से पोषण लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन को बनाया, ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में आई, बहुत सारी ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में, अब उसे एटमॉस्फेयर से मैंने अपने अंदर ले ली, ठीक है, और उसके बाद CO2 मैंने रिलीज कर दी ना, रेस्पिरेशन जो चल रहा है हमारा, ओके। तो ये किस तरह से चल रहा है, और फिर जब इंसान मर जाएगा ये काम करना बंद कर देगा, जो पोषण है मिट्टी को मिल जाएंगे, तो इस तरह से पूरा ऑक्सीजन साइकिल भी कंप्लीट हो रहा है। दैट्स ग्रेट। जल चक्र को, जल चक्र देखो, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ, सनलाइट की वजह से बादलों का निर्माण हुआ, संघनन हुआ, बरसात होना शुरू हो गई, और वो नदियों से होता हुआ झील में गया, भूमिगत जल के रूप में, फाइनली वो जल कहाँ पे आ गया, फिर से वाटर बॉडी में आ गया, फिर से चल रहा है। तो ये आपका पूरा जल चक्र संपन्न हो गया हमारा। दिस इज, चलिए ऑक्सीजन साइकिल पे क्वेश्चन कभी आया नहीं बच्चा, तो ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा यहाँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब ये लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, उससे अपने को कोई तकलीफ। दूसरा आया हमारा कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल क्या है, ठीक है, कार्बन साइकिल की बात करते हैं, कार्बन चक्र कैसे संपन्न हो रहा है बच्चा। अब एक चीज बताओ, ये मिट्टी है, ठीक है, ये पूरा स्थल मंडल है, ये पृथ्वी का क्या है बच्चा, स्थल मंडल है, स्थल मंडल है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे सूरज जी है, सूर्य, सनलाइट आई है, पेड़ पौधों को क्या मिला, सनलाइट मिली, सनलाइट मिली। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं, बताओ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ली अपने अंदर, ली। तो कार्बन का इन पेड़ पौधों ने क्या किया, कार्बन को अपने अंदर स्टोर किया, कार्बन को स्टोर कर लिया, ओके, CO2 लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चा, दिन में, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस, आप जानते हो डे टाइम में क्या होती है, डे टाइम में ही होती है फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और आपने सुना होगा बड़े बुड्ढे क्या बोलते हैं, बड़े बुड्ढे बोलते हैं भाई पेड़ पौधे से रात को पेड़ के नीचे मत बैठ जाना, बीमार पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि नाइट में क्या करते हैं, नाइट में ये CO2 को रिलीज भी कर देते हैं। तो कुछ CO2 रिलीज करी तो एटमॉस्फेयर में भी आ गया, कुछ कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी जीव होते हैं सब जीवित जीवों के अंदर आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे घास पत्ती भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे, छोटे छोटे प्लांट भी होंगे, इसको किसी खाया, गाय ने, बकरी ने खाया क्या, तो ये कार्बन कहाँ से, कुछ कार्बन का हिस्सा किसके अंदर आ गया, गाय बकरी के अंदर आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये गाय बकरी भी क्या करते हैं, जब श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया से क्या कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ओके। इंसान ने यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी लगा दी, हमने क्या लगाए, उद्योग लगाए। इन उद्योग के अंदर हम बहुत सारा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब वहां इंडस्ट्री के अंदर कोई ईंधन दहन हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी गैसेज रिलीज हो रही है जो वापस से एटमॉस्फेयर में जा रही है। इनमें से बहुत सारे पेड़ पौधे जंतु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में दफन हो जाएंगे। मिट्टी में दफन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कोयला बन गया, कोल बन गया। कोल क्या है, कार्बन का ही तो रूप है। ये जो कोल बना, इस कोल को हमने इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ कोल क्या पड़ा है, कुछ कोल अभी भी अंदर स्टोर है, कुछ पेट्रोलियम जो ये कुछ फ्यूल है, कुछ फ्यूल कहाँ है, हमने दहन कर दिया, लेकिन फ्यूल का कुछ हिस्सा अभी भी कहाँ है, जमीन के अंदर, जमीन में स्टोर है। तो ये पूरा चक्र चल रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रही है, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में जा रही है, कुछ स्टोर हो रही है। दिस इज हाउ कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। बताइए बच्चों, कार्बन साइकिल समझ में आता है आपको, नहीं? एक बार और रिपीट कर दे, कार्बन साइकिल का मतलब है इस पूरे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में कार्बन कैसे घूमती है, वो देखना चाह रहे बच्चा। हमने कहा सनलाइट और वायुमंडल के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। पेड़ पौधों ने क्या किया, पेड़ पौधों ने डे टाइम में फोटोसिंथेसिस किया, इस कार्बन का इस्तेमाल किया, फूड का प्रोडक्शन किया, कुछ कार्बन स्टोर करी, और कार्बन के कुछ हिस्से को रात में वापस पेड़ पौधे छोड़ देते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही फिर घास वगैरह भी थी, घास भी थी,
अब इसके अंदर से इस घास को किसने खाया? फूड चेन में समझते हो, हिरण ने खाया, बकरी ने खाया, गाय ने खाया, फिर इस हिरण गाय बकरी को कोई और खा जाएगा, शेर खा जाएगा, तो किसके अंदर जाएगा? शेर के अंदर भी कार्बन आ गया। तो क्या हुआ? तो ये इस तरह से ट्रांसफर होता जा रहा है। फिर ये पशु भी क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया से हम भी छोड़ते हैं किसको? छोड़ रहे हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन की क्रिया से। भाई मैंने अंदर ऑक्सीजन गई, CO2 बाहर आई, तो हम भी छोड़ रहे हैं। फिर हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? या तो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं ईंधन के रूप में, या इंडस्ट्रीज के अंदर ईंधन के रूप में हम डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पेट्रोल, ये डीजल, ये कोयला आया कहां से? कार्बन। या तो ये पेड़ पौधे मिट्टी में हजारों लाखों करोड़ों साल तक दबे, फिर इनके ऊपर बहुत सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस आए तो कोयला बन गया। सेम ऐसे बहुत सारे समुद्री जीव, इसका बचा, वो दब गए अवसादों में, चट्टानों के नीचे हजारों लाखों साल में वो पेट्रोलियम कॉल में चला, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम में। फिर उस पेट्रोलियम से हमने पेट्रोल और डीजल बनाया और उसको जलाया तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ये ऐसे ही चल रहा है, आ रहा है, कुछ स्टोर हो रहा है, कुछ चला जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये कंप्लीट क्या हुआ? ये साइकिल ही तो हुआ, एक चक्र हुआ ये। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पता है क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन, यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, यूपीएससी कहता है निम्नलिखित में से कौन, कौन है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन का योग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन का योग करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, उसके बाद हिरण, ठीक है, एक और पशु का नाम लिख लो, किसी और पशु का नाम लिख लो, किसका लिखे? गाय, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर ऑप्शन देगा ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 व 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन का योग करते हैं। दोबारा से सोचो बच्चा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐड मतलब कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? यूपीएससी की लैंग्वेज ऐसी होती है, योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिस कार्बन की जरूरत है उसको कौन दे रहा है? फोटो, लैंग्वेज यही है यूपीएससी की, ऐसे ही पूछता है भाई वो, कह रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोवाइड करा रहा है? पेड़ पौधे प्रोवाइड कराते हैं। पेड़ पौधों ने तो बच्चा CO2 को क्या किया था? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है, रिमूव किया, एटमॉस्फेयर से बाहर निकाला है। छोड़ कौन रहे हैं, मतलब कौन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? छोड़ने वाले कौन है? छोड़ने वाले रेस्पिरेशन से हिरण छोड़ रहा है, गाय श्वसन तंत्र की जो उसका मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन अंदर ले रही है, CO2 छोड़ रही है, उस CO2 को पेड़ पौधों ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल किया है। तो ये क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे तो माइनस करते हैं बच्चा, ये माइनस करते हैं, जोड़ते नहीं है, ओके। और फोटोसिंथेसिस के लिए जिस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है ये प्रोवाइड कराते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, कल वाली क्लास में, मंडे वाली क्लास में एग्जैक्ट वो क्वेश्चन में दिखा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एप्लीकेशन आएगा, मैंने हमेशा ही बताया एप्लीकेशन आएगा बच्चा, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, मंडे के दिन आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चा, वो समझ में आ गया आपको? बताओ, यहाँ सी सेट में भी लैंग्वेज कहां समझ में आती है? कॉम्प्रिहेंशन की। ज्योग्राफी में ज्योग्राफी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, एनवायरमेंट में एनवायरमेंट की। योग समझ में नहीं आया? एक्चुअल में क्या होता है, PYQ इतने कम सेशन मिले हैं ना, जैसे मुझे, मेरा टारगेट है 32 सेशन में आपको पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कराना है, तो उसमें मेरी मजबूरी है बच्चा। वैसे तो यूजुअली मेरा जो टीचिंग स्टाइल होता है उसमें हर टॉपिक से जुड़े हुए मैं MCQs लेके आता हूँ, लेकिन 32 क्लास के अंदर पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कराना, तो कंसेप्ट वाला पार्ट ही करा पाऊंगा, उसका एनालिटिकल पार्ट करा पाऊंगा। PYQ के लिए आपको DPP मिल रहा है ना, या आप खुद से एक बुक कोई परचेज कर लेना, उससे आप PYQ खुद कर लेना बच्चा, है ना, ठीक है, दिखा दिया मैंने। दिस इज कार्बन चक्र कैसे संपन्न हो रहा है। पेड़ पौधे, ये जानवर, इंडस्ट्रीज, वापस आ गया, CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, कुछ CO2 इधर भी है जमीन के अंदर, कार्बन चक्र हमारा पूरा हो गया है ये, ठीक है, ओके। तो कुछ कार्बन तो आपको पता है ना बच्चा, बहुत सारा कार्बन अभी भी जमीन के अंदर स्टोर पड़ा है, ठीक है, हम जैसे जैसे उसको जलाते जाएंगे वापस एटमॉस्फेयर में जाता चला जाएगा। नेक्स्ट आया हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो जिसको पीना है। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं पहले से ही बता रहा हूं, लेकिन मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इसको जितना आसानी से आपको समझा पाऊं उतना आसानी से समझा दूं। फिर भी कह रहा हूं, अपना सिर हिलाना, हिला लो, सर की थोड़ी मसाज करनी है, आने वाले 15 मिनट थोड़े से टेक्निकल होने वाले हैं बच्चा। कि मैं आपको हर सेशन के बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, आप खुद से भी लगा लेना चाहिए, पता तो रहेगा इस टॉपिक से क्या है। आप समझो, प्यार से तसल्ली से 2-2 घूंट पानी पी के बैठ जाओ, चलो, ठीक है। हमें पढ़ना है अब नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन है कहां, आपने एटमॉस्फेयर का संगठन देखा होगा, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, ये टॉपिक पढ़ा होगा, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन पढ़ा है आप सभी लोगों ने, वायुमंडल का संगठन।
आप क्या देखते हो, मेन गैसेस कौन सी थी उसमें, मेन गैसेस, प्रमुख गैस कौन सी है, प्रमुख गैस के रूप में आपकी नाइट्रोजन है 78% के आसपास। दूसरी मुख्य गैस कौन सी है आपकी, ऑक्सीजन है 20.9% के आसपास है। इन दोनों गैसों को प्रमुख गैस बोला जाता है। इसके बाद की जितनी भी सारी गैसेज है उनको टेक्निकल नाम दिया है सेकेंडरी गैसेज। अभी पूछ ले आपसे वो, द्वितीयक गैसें कौन सी है, द्वितीयक गैसें कौन सी है और प्रमुख गैसें कौन सी है। प्रमुख गैस के नाम से दो ही गैसें हमारे पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। द्वितीयक गैसों में है हमारी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्रिप्टॉन, ऐसी बहुत सारी गैसेज है जो आपकी, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है, हाइड्रोजन है। इन सबको हम बोलते हैं द्वितीयक गैसें, वायुमंडल की द्वितीयक गैसें, वायुमंडल की प्रमुख गैसें। अब जो ये नाइट्रोजन है ना बच्चा, पृथ्वी के पास नाइट्रोजन का मेन सोर्स है यही, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन को बोला जाता है कि जितने भी जीव होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं उसमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है इसको, बिल्डिंग ब्लॉक, इसको आप कहते हैं ना प्रोटीन है इसमें, है ना। दालों को खाया करो, मटर को खाया करो, प्रोटीन के सोर्स होते हैं। तो वो प्रोटीन अल्टीमेटली बना कैसे, उस प्रोटीन के बनने के पीछे का जो बिल्कुल रॉ मटेरियल है वो नाइट्रोजन है। फिर नाइट्रोजन के फर्दर बहुत सारे है ना रूप होते हैं, ओके, नाइट्रोजन बहुत सारे रूप में कन्वर्ट होगा, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमिनो एसिड्स बनेंगे, देन फिर आपका प्रोटीन फॉर्म होगा। मतलब जो प्रोटीन हमारे सभी जीवों को जो कोशिका निर्माण के लिए जिस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेट स्रोत क्या है बच्चा उसका, ये नाइट्रोजन है। और ये नाइट्रोजन आपको कहाँ मिलता है, वायुमंडल में मिलता है। इतनी बात समझ में आ रही है। आप बोलोगे इतना इंपॉर्टेंट, अरे बाप रे, हम तो सोच रहे थे आज तक वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किसी काम की है ही नहीं, ऐसे ही पड़ी है वो। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये एटमॉस्फेयर में है तो वायुमंडल क्या है, ये सक्रिय नहीं है, है ना, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में है, नॉन रिएक्टिव फॉर्म में है। जैसे ऑक्सीजन तो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये तो आग भड़काऊ है, आग भड़काती है, आग लगाने का काम करती है ऑक्सीजन, है ना। घर का वो मेंबर जो किसी भी बात, अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, हमने इसको दिन में 50 बार बोलते पढ़ ले, ये चिंकू कभी पढ़ के देता ही नहीं और इसकी आदत ही नहीं है पढ़ने की। और फिर उधर से आएगी, है ना, नाइट्रोजन घर की बहन, दादा क्या बात है पूरे दिन इस बच्चे के पीछे पड़े रहते हो, और तुम कौन सा इतने बड़े कलेक्टर बन गए, इतना सा प्यारा सा बच्चा, अभी इसकी उम्र क्या है, 21 साल का कुल हुआ है हमारा चिंटू, समझ गए। तो क्या है, नाइट्रोजन क्या करती है, बीच बचाव का काम करती है। सामान्यतः ये रिएक्टिव नहीं है, मामला सेटल करने का काम करती है, उल्टा आग बुझाने का काम करती है। अगर मैं कहूं उल्टा आग बुझाने का काम करती है। बातें समझ में आ गई। ऑक्सीजन क्या है, भड़काऊ टाइप की है। और आर्गन, आर्गन बोलते हैं इनएक्टिव टाइप की है। आर्गन जो है ना, ये घर का ऐसा मेंबर, बस देख रहा है, रोटी खा रहा है, कौन पिट रहा है घर में, कौन छित रहा है, इसकी हड्डियां टूट रही है, क्या घर में बवाल हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस अपना खा रहा है। उधर लड़ाई चल रही है, अपना बिस्तर साफ कर रहा है, तकिया लगा रहा है, पंखा ऑन किया, अरे सो इनका तो रोजाना का यही काम। ये इस टाइप की गैस है आर्गन, ठीक है। चलिए, उस टाइप का आर्गन होता है। अब लेकिन आप कह रहे हो सर जी ये तो आग बुझाने का काम करती है, नॉन रिएक्टिव है, फिर ये इतना सारा काम कैसे कर रही है, ठीक है। चलो, अब इस पूरी कहानी को समझ, जिसको जो लिखना है ये तो सब आप जानते हो, इसको क्या लिखना है ना, ये आप सब जानते हो, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया था मैंने बस आपको, है ना। अब कहते हैं इस नाइट्रोजन को अगर पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है बच्चा, है ना, पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करेगी ये, पेड़ पौधों के लिए पोषण का काम करेगी, लेकिन इसको कैसा बनाया गया है, ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव टाइप की है, नॉन रिएक्टिव टाइप की काम नहीं करे। तो अब क्या कहते हैं, इसके अंदर की शक्तियों को जागृत करो, इसको भी गुस्सा दिलाओ। जैसे हनुमान जी के अंदर उनकी शक्तियां सोई हुई थी ना, और फिर उनके अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत किया गया। फिर अगर इससे आपको गुस्सा दिलाना है, इससे काम कराने हैं, इससे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक बनाने हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको नॉन रिएक्टिव फॉर्म से, नॉन रिएक्टिव से, जिसको हम बोलते हैं गैर प्रतिक्रियाशील, इस गैर प्रतिक्रियाशील से इसको हमें रिएक्टिव फॉर्म में बदलना पड़ेगा, रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील रूप में बदलना पड़ेगा इसको, इस नाइट्रोजन को। जब इस नाइट्रोजन को नॉन रिएक्टिव से रिएक्टिव फॉर्म में बदला जाता है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के बाद ही जीव जंतु, जीव जंतु इसका उपभोग कर पाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई। कहने का उद्देश्य यह है, एटमॉस्फेयर के अंदर तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, आपका पूरा एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन है बहुत सारा, और पेड़ पौधे हैं, ये पृथ्वी पे बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हैं। अब ये एटमॉस्फेयर वाली जो नाइट्रोजन है ना, इसको सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये नॉन रिएक्टिव फॉर्म में है। वैसे तो वायुमंडल में 78% है ये, लेकिन पेड़ पौधे इसको सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अब ये नॉन रिएक्टिव फॉर्म में है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इसको रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यानी कि अब हमने नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल दिया है कि जीव जंतु इसका उपभोग कर सकते हैं, ये पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आई, बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आई क्या बच्चों, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी बताओ, यहां तक की बात समझ में आई।
इस स्थिरीकरण का मतलब क्या है? इस स्थिरीकरण का मतलब ये हुआ कि जो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के हमें कुछ दूसरे रूप बनाने होंगे, है ना? जैसे आपको मैं कहूं, आप नाइट्रोजन हो, आप सभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो, आप आईएएस बन सकते हो, लेकिन आज तो आप बिल्कुल उतने पढ़े लिखे नहीं हो, कंपटीशन की अच्छे से तैयारी नहीं की, सारा सिलेबस आपको नहीं पता, आपको बोलने के सलीके सीखने होंगे, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी होगी, बनोगे आप ही। लेकिन आज आपका रूप कैसा है? नॉन, आज आपकी पर्सनैलिटी एक नॉन आईएएस जैसी है। तो आपको फाउंडेशन कोर्स करा के ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स वेथिक्स सब पढ़ा के ऑप्शनल तैयार करा के आपको उस रूप में बदला जाएगा कि हाँ अब आप यूपीएससी में अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा नाइट्रोजन के हमें कौन से रूप बनाने होंगे? तो कहते हैं नाइट्रोजन को हमें 3 रूप ऐसे हैं जिसका पेड़ पौधे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रूप होता है अमोनिया, ये नाइट्रोजन का ही रूप है, मतलब दूसरा नाइट्राइट, नाइट्राइट, और तीसरा है नाइट्रेट। क्या है बच्चा? अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। अगर इन तीनों रूपों में पेड़ पौधों को मिल जाए, इन तीनों रूपों में अमोनिया के रूप में मिल जाए, नाइट्रेट के रूप में मिल जाए पेड़ पौधों के, तब तो ये इस्तेमाल कर लेते अच्छे से उसको। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ? अब आप बोलोगे सर ये काम करेगा कौन? मतलब इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का, नाइट्राइट में बदलने का और नाइट्रेट में बदलने का काम किसके जिम्मे है? तो ये काम कितने तरीकों से संपन्न हो सकता है? पहला, 3 तरीकों से संपन्न हो सकता है बच्चा, 3 तरीकों से। पहला तरीका है, पृथ्वी पे या हमारे जैव मंडल में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया है एवं ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, क्या बोलते हैं इसको? नील हरित शैवाल। ये इस काम को कर सकते हैं कि नाइट्रोजन को इन फॉर्म में बदल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वायुमंडल के अंदर की कुछ क्रियाएं हैं। जैसे वायुमंडल में जब कभी आपको बिजली चमकती हुई दिखती है ना, बिजली चमकना, बिजली चमकना, बिजली गिरना, ये बिजली चमकना एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बिजली चमकने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन इन फॉर्म में बदल जाती है। तीसरा, तीसरा है इंसान, मनुष्य। मनुष्य कह रहा है भाई मैं नेचर वेचर पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं तो क्या करूंगा, मैं इंडस्ट्री लगा दूंगा, मैं इंडस्ट्री लगा दूंगा और अपनी इंडस्ट्री से मैं नाइट्रोजन का उर्वरक पैदा करूंगा, नाइट्रोजन उर्वरक पैदा कर देंगे। लो हमें जरूरत नहीं, हम यूरिया बना देंगे, यूरिया, यूरिया कहते हो ना आप, बोलो। यहां तक की बात समझ में आ गई? यानी कि अगर नाइट्रोजन को फिक्स करना है, फिक्सेशन क्या है? ये रूप में बदलना है, इसको हमने क्या बोला? फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये, तो इसको इन रूप में बदलना होगा। तब हम एक एक करके समझेंगे ये कौन है जो इस काम को करते हैं। ये तो हमारे लिए आसान है, बिजली कैसे चमकती है आप जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ओके, और मनुष्य हम इंडस्ट्री लगा लेते हैं, इंडस्ट्री से भी हमने आर्टिफिशियली, हमने बहुत सारे कृत्रिम उर्वरक, मतलब कृत्रिम रूप से हमने बनाया है इसको। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है या नहीं? अब हम जो समझेंगे सबसे ज्यादा टेक्निकल पार्ट कौन सा है, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में है, ये सूक्ष्म जीव कैसे करते हैं। बताओ, यहां तक कोई समस्या आपको? बोलिए बोलिए बच्चों, प्यार से बताओ, बहुत अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ये सूक्ष्म जीवों का क्या रोल है ना? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव बच्चा 2 तरह के होते हैं, नाइट्रीकरण करने वाले और विनाइट्रीकरण करने वाले। समझो, सूक्ष्म जीव कौन से? 2 तरह के। नाइट्रीकरण करने वाले मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवों को उपलब्ध कराते हैं, जीवों को उपलब्ध। ये विनाइट्रीकरण वाले क्या होते हैं? नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। समझ गए? ये भी 2 तरह के सूक्ष्म जीव बच्चा, कौन से? नाइट्रीकरण करने वाले। नाइट्रीकरण करने वाले क्या? एटमॉस्फेयर से उस नाइट्रोजन को जीवों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के रूप है, उस नाइट्रोजन पे केमिकल रिएक्शन करके उस नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। बोलो यहां तक बच्चा, इतना आसानी से समझा रहा हूं ना मैं, इसमें क्या समझ में नहीं आता? भाई देखो सुन लो, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ईमानदार नहीं हो, बीच बीच में आपकी चाय भी चल रही है ना, आप सोच रहे हो मम्मी बीच बीच में लाके आपको आलू के और प्याज के पकौड़े भी खिलाते रहे, और आपको ये खाते हुए पीते हुए तो कुछ नहीं होने वाला। ऑनलाइन रूम में 10 मिनट के बाद आए, अरे सर कहाँ हो, हमें समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बैठे हैं, पिछले 1.5 मिनट का ब्रेक लिया और आप वापस से क्लास में आते हैं, तो ये आप समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा नैतिक बनो, थोड़ा नैतिकता के साथ पढ़ाई करो। अगर आपके अंदर, ठीक है, हाँ, फिर भी 1 सेकंड में वापस बता देता हूं। नाइट्रोजन हमने देखा, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, लेकिन ये नाइट्रोजन सीधा जीवों के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस नाइट्रोजन को हमें ऐसे रूप में बदलना होगा कि इसका जीव जंतु इस्तेमाल कर पाए। इस रूप को हम बोलते हैं, जब हम नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलना कि वो जीव जंतु उसका इस्तेमाल कर पाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो। ओके, अब ये फिक्सेशन का काम कैसे होता है? फिक्सेशन मतलब किस रूप में बदलना होगा नाइट्रोजन ताकि जीव जंतु इस्तेमाल कर पाए। उस नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन रूपों में बदलना होगा, और ये काम करते हैं सूक्ष्म जीव, वायुमंडल के अंदर बिजली का चमकना, और मनुष्य आर्टिफिशियली भी इसको बना सकता है। नेक्स्ट आते हैं सूक्ष्म जीव भी 2 तरह के होते हैं। एक सूक्ष्म जीव वो जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन को अमोनिया में
नाइट्राइट में नाइट्रेट में कन्वर्ट किया। दूसरे ऐसे है वो अमोनिया को नाइट्राइट को वापस भेज देंगे। तो जो विनाइट्रीकरण मतलब नेचर के अंदर वायुमंडल के अंदर जिस फॉर्म में नाइट्रोजन थी ये तो उस फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ वो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदल रहे हैं ताकि उसका जीव जंतु इस्तेमाल कर पाए, यानी कि अमोनिया में बदलना, नाइट्राइट में बदलना या नाइट्रेट में बदलना। ठीक है, ओके। अब हम पहले देखते हैं ये नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं। हमने बोला था ना जीवाणु काम करते हैं और कुछ शैवाल है, नील हरित शैवाल, वो इस काम को कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में। ये काम कौन कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया कर रहे हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कर रहे हैं इस काम को। नील हरित शैवाल बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु और इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो हाँ, अब आपने देखा होगा कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑक्सीजन और वायुमंडल की उपस्थिति में होती है, उसको हम बोलते हैं वायवीय दशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अवायवीय दशाएं, एरोबिक कंडीशन, इन एरोबिक कंडीशंस। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो वायवीय दशाओं में, कौन से बच्चा, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले कौन है, बैक्टीरिया है जो वायवीय दशाओं में क्या कर देते हैं, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है एजोबैक्टर, एजोबैक्टर है बच्चा, ये जीवाणु है ना, एक बैक्टीरिया है एजोबैक्टर। क्या करता है, ऑक्सीजन और वायुमंडल के प्रेजेंस में अगर ये मृदा के अंदर है, ये वाला बैक्टीरिया किसके अंदर है, मृदा के अंदर है, स्थल मंडल में है, तो ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा एक और बैक्टीरिया है वो अवायवीय दशाओं में इस काम को कर देता है। अगर वो मृदा के अंदर है, स्थल मंडल में है, पृथ्वी की क्रस्ट में है वो बैक्टीरिया, तो ये क्या कर देता है बच्चा, इसको कन्वर्ट कर देता है। उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ये क्लॉस्ट्रीडियम भी क्या कर दिया बच्चा, इसने भी, इस क्लॉस्ट्रीडियम ने भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सहजीवी जीवाणु हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सहजीवी जीवाणु हैं जो इस काम को कर रहे हैं, जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु है, और एंड नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल। ये काम इस तरीके से संपन्न हो रहा है। और जब ये अमोनिया है, इस अमोनिया को अब कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी घास है, पेड़ पौधे हैं मृदा के अंदर जो ये उग रहे हैं, ये मृदा के अंदर जो उग रहे हैं, ये जीवों के द्वारा भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे पेड़ पौधे। इसको फिर क्या कर लेंगे, इसका इस्तेमाल गायें इसको खा लेगी, पेड़ पौधों को, पत्तियों को बकरी खा लेगी। उसके बाद क्या होगा, जब इनकी या तो डेथ हो जाएगी या शरीर के अंदर से जब ये मल त्याग करते हैं, मूत्र करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो अमोनिया वापस से नेचर को मिल जाता है। मूत्र त्याग और मल त्याग से वापस से क्या हो गया, अमोनिया किस में आ गया बच्चा, नेचर में वापस आ गया। ठीक है, क्या करा इन्होंने, मल मूत्र के त्याग से ये वापस से, या ये मर गए तब भी वापस से आ जाएगा, बता बोलिए। तो आपके कुछ मृदा के अंदर, पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर ऐसे ये सूक्ष्म बैक्टीरिया मिलते हैं बच्चा, कुछ पेड़ पौधों के रूट्स में, सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो वो अगर ये बैक्टीरिया का क्या कर देते हैं, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं इजीली, फिर पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल कर पाते हैं और अपना प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं और बाकी सारे जीवों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब अब ये क्या होगा, अब ये अमोनिया कन्वर्ट होगा बच्चा, इस अमोनिया को और भी रूपों में बदला जा सकता है, नाइट्राइट में। ठीक है, और फिर ये नाइट्राइट, और ये नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। बोलो, तो ये अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलेगा, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलने का काम कर रहा है, इस अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने का काम करता है एक जीवाणु है बच्चा, एक जीवाणु है, इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। और फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा एक और जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है नाइट्रोबैक्टर। और फिर नाइट्राइट का, नाइट्रेट का फर्दर, मतलब ये और भी दूसरे रूप है नाइट्रोजन के। देखो पेड़ पौधे अमोनिया को भी यूज कर लेते हैं, नाइट्राइट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले तो ये है। इस अमोनिया को नाइट्राइट में, इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले कुछ और जीवाणु है जो आपके मृदा के अंदर पाए जाते हैं, है ना, तो ये काम करते हैं, इनके द्वारा होता है ये। ठीक है, जैसे आप भिंडी, मैं आपको कहूं लौकी, लौकी खानी है आपको, लौकी अगर मैं कहूं आप इसको कच्चा खा लो, कच्चा खा लो, आप बोलोगे सर जी हम ना खाएंगे। लेकिन मैं कहूं लौकी की मैंने शानदार सब्जी बनाई है ना, शानदार चटपटी चटपटी सब्जी बनाई, आप क्या बोलोगे, हाँ अब खा लेंगे, अब खा लेंगे, अब खा लेंगे।
तो शानदार चटपटी सब्जी बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे मसाले, तेल, छौंक, घी, पता नहीं क्या क्या करा होगा आपने। तो पेड़ पौधों के साथ भी यही है, सीधा नहीं ले सकते नाइट्रोजन को, उसको पहले उस रूप में बदलो कि पेड़ पौधे उसका कंज्यूम कर पाए। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस पूरी प्रक्रिया से ये नाइट्रीकरण का प्रोसेस है बच्चा। ये पूरा प्रोसेस हमारा कौन सा है? नाइट्रीकरण का प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऐसे रूप में कन्वर्ट हो गई जिसका पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे है हमारे पास विनाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया। विनाइट्रीकरण ये वाला, ये विनाइट्रीकरण क्या करता है? जो नाइट्राइट है, जो नाइट्रेट है, इसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करेगा बच्चा? ये विनाइट्रीकरण करने वाले क्या करते हैं? विनाइट्रीकरण करने वाले क्या करेंगे? विनाइट्रीकरण करने वाले, विनाइट्रीकरण करने वाले क्या करते हैं कि आपका जो नाइट्राइट है और जो आपका ये नाइट्रेट है, ठीक है, इसको विमुक्त कर देते हैं, सीधा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इस नाइट्राइट को, इस नाइट्रेट को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन के रूप में वापस भेज देंगे और ये सीधी वायुमंडल में चली जाएगी। ये काम कौन कर रहा है? ये लोकी वाला एग्जांपल हटा रहा हूं मैं, अब लोकी की जरूरत नहीं, आप समझ गए, समझाने के लिए लोकी दी थी मैंने आपको। अब ये विनाइट्रीकरण वाला काम कौन से सूक्ष्म जीव कर रहे हैं? है ना, कौन से सूक्ष्म जीव कर रहे हैं? थियोडोमोनास इस नाम का एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये इस काम को कर रहा है। विनाइट्रीकरण का काम किसने किया बच्चा? थियोडोमोनास ने किया। और ये इस तरह के जो विनाइट्रीकरण करने वाले ऐसे बहुत सारे जीवाणु, ये विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु बच्चा, ये प्राकृतिक रूप से, ये प्राकृतिक रूप से ये समुद्र में मिलते हैं और ये प्राकृतिक रूप से मृदा में भी मिलते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं बच्चा। ये वाली पूरी हमारी कहानी होगी विनाइट्रीकरण की। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? आप बताओ, क्या नाइट्रोजन साइकिल आपके लिए कठिन हुआ? हमने पहले क्या किया? नाइट्रोजन चक्र क्या है? एटमॉस्फेयर में है, सीधा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को हमें या तो अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में ऐसे रूप में बदलना होगा ताकि पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल कर सके और अपना पोषण कर सके। तो हमने बोला ये काम कौन करेगा? इसके लिए हमें एक प्रक्रिया की जरूरत है, फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? जिसको हमने क्या बोला, हमें नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलना है, क्योंकि नेचुरली ये गैर रिएक्टिव फॉर्म में है, इजिली रिएक्शन नहीं करती, हमें इसको कुछ ऐसे रूप बनाने होंगे जो रिएक्टिव कर सके। तो ऐसे रूप क्या है? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट। कौन करेगा इस काम को? सूक्ष्म जीव करेंगे, वायुमंडल में बिजली का चमकना, और मनुष्य अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के जरिए इसका काम कर सकता है। तो ये दोनों प्रोसेस तो आसान है। एनवायरमेंट की दृष्टि से हमें ये समझना होगा वो सूक्ष्म जीव कैसे काम करते हैं। तो हमने देखा ये सूक्ष्म जीव भी दो प्रकार के थे, नाइट्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया, विनाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट में बदलना। तो ये नाइट्रोजन अमोनिया में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कि ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट करना है हमें। तो कौन से जीवाणु और कौन से नील हरित शैवाल इसमें पीछे लगे हुए हैं? तो जीवाणु भी दो तरह के हैं, जो एरोबिक कंडीशन में वायवीय दशाओं में ये काम करते हैं, एजोबैक्टर है। हवाई दशाओं में क्लॉस्ट्रीडियम नाम का जीवाणु है। कुछ सहजीवी जीवाणु भी है जिसमें राइजोबियम हो गया, और नील हरित शैवाल भी है। ठीक है, स्पाइरुलिना, एनाबीना, ये सब लिखे हुए मिलेंगे आपको टेक्स्ट के अंदर। तो इससे क्या हो गया बच्चा? ये अमोनिया बन गई। ये अमोनिया पेड़ पौधों ने कंज्यूम कर ली। अब वो पेड़ पौधे या फिर फर्दर आगे जीवों ने कंज्यूम कर ली, तो वो मूत्र त्याग से, मलमूत्र त्याग से वो अमोनिया वापस नेचर को मिल गई। फिर कुछ और बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में और इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन? नाइट्रोबैक्टर। फिर क्या होता है? पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये पूरा प्रक्रिया तो ऐसे हो गया। सूक्ष्म जीव इस काम को कर रहे हैं। अब कुछ मैंने बताया था सूक्ष्म जीव विनाइट्रीकरण का भी काम कर रहे हैं, मतलब इस अमोनिया को, इस नाइट्राइट को, इस नाइट्रोजन को वापस से प्राकृतिक रूप में, जिस प्राकृतिक रूप में नाइट्रोजन मिलती है उसी प्राकृतिक रूप में कन्वर्ट कर देगी इनमें से। तो ये नेचुरली विनाइट्रीकरण वाले जीवाणु नेचुरली हमें समुद्र में मिलते हैं, मृदा में मिलते हैं। ये काम क्या करते हैं? नाइट्राइट को, नाइट्रेट को सीधा वायुमंडल में नाइट्रोजन के रूप में वापस भेज देते हैं। तो वो सूक्ष्म जीव का एक जीवाणु है थियोडोमोनास। बताओ बच्चों, समझ में आया? बिजली चमकने से कैसे होता है? बिजली चमकाना सीखो तो सही, पहले बिजली क्यों चमकती है ये सीखो। बिजली चमकने से क्या होता है बच्चा? बिजली चमकने का बेसिकली प्रोसेस क्या है? वो फिजिकल प्रोसेस तो समझो उसको। समताप रेखा भाई, ज्योग्राफी, अगर आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी तो समताप रेखा भी समझ जाओगे। ज्योग्राफी मुझसे नहीं पढ़ेगी तो ये प्रश्न आपका अनुत्तरित रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये सब मैंने लिखा हुआ मिल रहा है, आप इसको आराम से फिर पढ़ भी लेना। सेम बात है, सब एजोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, सब ठीक है। विनाइट्रीकरण वाले बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सब मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। आराम से पढ़ना। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये नाइट्रोजन, कैसे वापस नेचर को मिल जाती है। सोडोमोनास मैंने आपको समझा दिया है डायग्राम के। हम क्या करते हैं? नेचर तो संतुलन बनाना जानती है, इंसान क्या है? फैक्ट्री यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम है, ये सब हुआ है नाइट्रोजन की वजह से। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको एसिड रेन भी समझाऊंगा, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है वो भी समझाऊंगा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है वो भी समझाऊंगा। डोंट वरी, के बारे में चिंता मत करना। फिर हम आ गए अवसादी चक्र। अवसादी चक्र में हमारे 3 महत्वपूर्ण चक्र है, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ बच्चा, है ना। हम पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र पढ़ेंगे बच्चा हम, और हम पढ़ेंगे सल्फर चक्र। इन दोनों को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज समय समाप्त हो चुका, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। चाहे ये बेसिक्स वाली बातें हो, कन्वेंशन सब बोलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन,